हुकूमत ने कोई कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की, ना मुख्तलिफ पार्टी से कोई संजीदा बातचीत की। ये कहते थे हम यू टर्न लेते हैं, वो बेशर्मो तुम तो अबाउट टर्न लेते हो। जो ये तीन बैठे ये जो हरकत कर रहे हैं ये मुल्क दुश्मनी है। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के मामले पर हस्बे रवायत अपोजिशन और हुकूमत गुत्थम गुत्था हैं। दोनों की जानिब से इल्ज़ामात की बौछार है। हुकूमत का कहना है कि वो शफाफ सेनेट इंतखाब के लिए मौजूदा तरीक़ाकार जो है उसमें तब्दीली लाना चाहती है। पहले हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया और अदालत से तशरीह मांगी कि सेनेट इंतखाब ओपन बैलेट से कराने के लिए आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम के बगैर इलेक्शन एक्ट में तरमीम से ही ये काम किया जा सकता है या नहीं। फिर हुकूमत इस मामले को कौमी असम्बली में आइनी तरमीम की सूरत में लाने की कोशिश भी जो है वो कर चुकी है। ज़ाहिर है नंबर्स ना होने की वजह से ये मूव तो जो है वो नाकाम हो गया और अब हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, जिसके तहत हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट की शेक 81, 122 और 185 में तब्दीली करके ऑर्डिनेंस को फिल फॉर पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अरकान असेंबली के डाले गए वोट पार्टी हेड या उनके नामजद जो अफराद होंगे उनको तलब करने पर दिखाए जा सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस के नाफिजुल अमल होने को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साथ ही साथ जो है वो मशरूत भी कर दिया गया है। अब अगर अदालत उज़्मा अपने फैसले में आईनी तरमीम के बजाय इलेक्शन एक्ट में तरमीम करने का कहती है तो ये ऑर्डिनेंस रहेगा, वरना अज खुद ख़त्म हो जाएगा। ये तो है फैक्चुअल पोजीशन। अब हुकूमत और अपोजिशन के बयानिए पे अगर एक नज़र डालें तो अपोजिशन इसको बदनीति करार देती रही है और ये भी इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत घबराहट का शिकार है और अपने नाराज़ अरकान की जानिब से वोट कहीं और डालने के ख़तरे की वजह से ये भाग दौड़ कर रही है। साथ ही साथ हुकूमत का कहना है कि 2007 में ओपन बैलेट से सेनेट इंतखाब करवाने के वादे करने वाले आज मामले पर बदनीति का शिकार हैं, क्योंकि सेनेट में अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए अपोजिशन जो है वो जो तिजोरियों के मुंह हैं उसने इस वक्त खोल दिए हैं और कीमतें जो हैं वो बहुत खूब जो हैं वो लग रही हैं। दोनों फरीकैन में कौन घबराया हुआ है और किसकी नीयत में फतूर है, बहस इस पर हो रही है। लेकिन असल में क्या ये सारी सूरत हाल हमारे सियासी कल्चर की बेहतरीन अक्कास नहीं कि किसी भी मामले का तयन सही या गलत की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपने मफाद के मुताबिक ही होता है। इस पर बात होगी और साथ ही साथ लंदन में एक और केस की कार्रवाई का आगाज़ हुआ है, डेली मेल वर्सेस शहबाज शरीफ साहब। इस मामले पर दोनों जानिब से अपोजिशन और गवर्नमेंट से फतह के जो हैं वो शादियाने बजाए जा रहे हैं और इल्ज़ामात की बौछार हस्बे मामूल जो है वो हो रही है, जबकि केस इस वक्त इब्तदाई मरहले में है। इस मामले पर भी बात होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सलमान अकरम राजा साहब, माहिर कानून हैं, उनके साथ उनसे भी बात करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ अली परवेज़ मलिक साहब जो हैं वो मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, शैला रज़ा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और आलिया हमज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो प्रोड्यूसर साहब अगर शुरू करें, जो इस वक्त अपोजिशन की जानिब से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब क्या कहते हैं, ज़रा पहले वो सुनवा देते हैं फिर आगे चलते हैं। हुकूमत ने अगर इतना बड़ा कदम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में तब्दीली लाने का फैसला वाकई किया है तो फिर उतनी संजीदगी के साथ इस पे कोशिश करना चाहिए था। हुकूमत ने ना इस पे कोई कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की, ना मुख्तलिफ पार्टी से कोई संजीदा बातचीत की, जबकि उनको पता था कि चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, बहुत से जमात जो इस पार्लियामान में है, उनका पोजीशन है कि वो चाहते हैं कि इलेक्शंस में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो। हम जरूर शायद इंसिस्ट करते कि आप ओवरऑल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर ले, ये इस ओवरऑल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का हिस्सा बने और सही टाइम पे अगर संजीदा एफर्ट किया जाता तो शायद इस वक्त तक कोई ना कोई कानून साजी भी उस पॉइंट पे होता कि हम पास करवा सकते। अच्छा शैला साहिबा, हुकूमत की जो इस वक्त कन्फ्यूजन है उस पर तो आगे जाके बात करेंगे, लेकिन आप दोनों जमातें पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, आप दोनों के पास जो हैं वो दो टेन्योर से 5 साल आपने गुजारे, 5 साल उन्होंने जो है वो गुजारे, लेकिन इसमें आपने जो तरमीम लानी थी वो आप ना लाएं। अब इसमें ये कहना कि जी ये इसमें हम अगर ड्यू डिलिजेंस कर ली जाती, टाइम होता तो हम इस पे जो है वो कोई काम कर सकते थे, कहने को तो ये अक्टूबर से बिल जो है ये कमेटीज़ में जाके जो है अक्टूबर से चीज़ इन्होंने हुकूमत ने जो है वो पेश की हुई है,
आप पेशरफ्त करने के लिए तैयार ही नहीं थे उस वक्त, तो आप ये चाह रहे थे और आप ये नारे लगा रहे थे कि हुकूमत गिर जाएगी तो शायद सेनेट इलेक्शन जो है वो करवाने ही नहीं पड़ेंगे। आप तो उस वक्त ये सोच रहे थे डिले हो जाएंगे या हमें कोई आगे हमारी हिकमत अमली कुछ और होगी, आप तो इंटरेस्टेड ही नहीं थे। हमारे आइन पढ़ने वाले इतने कच्चे नहीं हैं कि उन्हें यह ना मालूम हो कि सेनेट इलेक्शन डिले हो सकते हैं। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के पास ज़्यादा अच्छे आइन को समझने वाले लोग मौजूद हैं यकीनन। मारिया बात यह है कि 18वीं तरमीम हुई, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से एक्सपर्ट्स लेके जो है वो 18वीं तरमीम की गई, लेकिन और बहुत सारी जमातें जो इस वक्त हुकूमत का भी हिस्सा हैं वो उसका हिस्सा थी। सिवाय पीटीआई के कोई नहीं कहता कि इस पे मीनिंगफुल डिस्कशन नहीं हुई और ये नहीं हुआ। और पीटीआई को 18वीं तरमीम समझ ही नहीं आती, ना वो सीसीआई को अहमियत देती है, ना एनईसी को अहमियत देती है, ना और अभी आप देख लें कि सीसीआई को करना था ये फैसला कराची के सेंसस का, लेकिन एग्जेक्टिव ऑर्डर किया गया और एडमिनिस्ट्रेटिव वे में जाके उसको डील किया गया। इसी तरह बहुत सारी बातें तो जो एक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने बैठकर 18वीं तरमीम की थी काफ़ी महीने, वो इन्हें समझ नहीं आई थी। खुद इनका अपना ये हाल है कि एक समरी लिखी थी इन्होंने तो वो भी गलत थी। तो अब जब ये इनका इरादा था तो ये लोगों को ऑन बोर्ड लेते। एक स्पीकर साहब, जैसे हमारे ज़माने में स्पीकर ने कमेटी बनाई थी, अब तो स्पीकर इनके पास हैं, वो बता सकती थी अगर उनसे मशवरा लिया जाता कि किस तरह से उन्होंने ये कमेटी बनाई थी 18वीं तरमीम की। फहमीदा मिर्जा के तजर्बे से इन्हें फ़ायदा उठाना चाहिए था और ये कमेटी बनाई जाती, उसमें सब बैठ के काम करते। लेकिन असल मसला शो ऑफ हैंड नहीं, असल मसला जो है वो अपने एटीएम्स की एंट्री है। मंडी हमें कहते हैं मंडी ये लगा रहे हैं, पहले 50 करोड़ जो है वो एनुअल डेवलपमेंट फंड के नाम पे ऐलान किया गया एमएनएस एमपीएस के लिए, जिसको ये इंतहाई गलत समझते थे, वो इन्होंने ऐलान किया। और इससे पहले भी इन्होंने लोगों को साथ रखा। फिर इसके बाद जो है वो ये एक शोशा छोड़ा गया कि जो डुअल नेशनल है उनका, तो मंडी तो वही लगा सकते हैं जिनके मिनिस्टर भी अपने नहीं है, तर्जुमान भी जो हैं वो एटीएम है। हमारे तो सेनेटर्स होती हैं, कृष्णा कोहली, सईद गनी, करीम ख्वाजा, ये अलमास परवीन, हमारे तो ये सेनेटर होते हैं। आई इंटरजेक्ट हियर। मैं जरा हमारे साथ इरफान कादिर साहब मौजूद हैं, हमसे जरा पहले लीगल पर्सपेक्टिव ले लें, फिर आगे डिबेट को जो है बढ़ाते हैं। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। इरफान साहब, ये बताइए कि कंसिडरिंग कि इस वक्त जो ये सिचुएशन है, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे में ऑपोजिशन क्या अप्रोच कर सकती है हाई कोर्ट को? ये ज़रा इसकी पहले ज़रा, क्योंकि वो सवाल है जो इस वक्त सबके जहन पे है कि किस तरह ये चीज़ें आगे फॉरवर्ड जाएंगी, ज़रा वो बता दीजिए पहले। देखें, ये जो ऑर्डिनेंस है इसमें 3-4 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये टोटली इररेलेवेंट है, दूसरा ये इलॉजिकल है, तीसरा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जो चीज इररेलेवेंट भी हो, इलॉजिकल भी हो, इररेशनल भी हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी हो, ऑब्वियसली वो लॉ के मुताबिक नहीं है, वो लॉ सही नहीं है। तो कोई भी इस तरह का लॉ कोर्ट्स भी स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं और कोर्ट्स के अलावा कोई भी यानी इलेक्शन कमीशन भी इसको रद्द कर सकती है। और फिर ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने भेजा है, ये सुप्रीम कोर्ट के करने का ही नहीं है, ये तो पार्लियामेंट के करने का है। आइन में अगर कोई तरमीम करनी है तो डायरेक्टली पार्लियामेंट तो कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट इनडायरेक्टली ऐसी तशरीह करके यानी इनडायरेक्टली आइन नहीं कर सकती, यानी कथा कलामी की माफी। इसका मतलब कि अगर जो ऑपोजिशन इस वक्त बात कर रही है कि हम कोर्ट्स को अप्रोच करेंगे, हाई कोर्ट को वो अप्रोच कर सकते हैं, उनके पास ये इख्तियार है और कोर्ट के पास भी इख्तियार है कि इसको कालादम करा के स्ट्राइक डाउन कर दे, ये कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये हर कोर्टों में जाने की जरूरत क्या है? इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आ रहा कि ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये ऑर्डिनेंस। और फिर वो जो सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने रेफरेंस किया है वो तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, वो बाइंडिंग है कोई इलेक्शन कमीशन पे। इलेक्शन कमीशन इसका मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट अगर है तो उनको इंडिपेंडेंटली ये इलेक्शंस का फैसला करना चाहिए कि कब उन्होंने इलेक्शंस होल्ड करने हैं। इस बात पे कि आप सुप्रीम कोर्ट को फौकियत दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर एक इलेक्शन मैटर में, ये कैसे हो सकता है? तो ये तो एक बहुत बड़ी यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है कि आप इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के ताबे कर रहे हैं।
आपने क्योंकि अच्छा ये इससे आपसे जो सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि ये हो रहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक केस गया हुआ है, ये तो आइन की तशरीह का गया हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि ये बाइंडिंग नहीं होगा, जो भी इनका इस पे फैसला आएगा वो बाइंडिंग भी नहीं है। नॉट ओनली कि ये बाइंडिंग नहीं होगा, बल्कि ये आइन की तशरीह है ही नहीं। आइन की तशरीह, आइन में क्लियरली लिख दिया गया है कि 226 जो है वो सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, उनके इलेक्शंस जो हैं वो होंगे, यानी सीक्रेट बैलेट से नहीं होंगे, बाकी सारे इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होंगे। आइन में तो इसमें कोई भाम ही नहीं है। ये तशरीह कराने क्या चले गए, और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था पहली पेशी पे रद्द कर देते इसको और कहते कि ये मामला हमारे करने का ही नहीं है। मैं हैरान हो रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो इतनी अफलातूनी बहस हो रही है, इसकी जरूरत क्या है? ये तो पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं इसको रिजेक्ट किया? ये इरफान साहब, कंसिडरिंग इलेक्शन कमीशन ने पहले तो ये कहा, मुखालफत की, उनके रिमार्क्स भी आए कि हम नहीं, ये हम अगेंस्ट हैं इसके ओपन बैलेट के। लेकिन अगर कंसिडरिंग वो अपना राइट जो है वो एक्सरसाइज नहीं करते जिस तरह आप कह रहे हैं, तो फिर लोअर कोर्ट्स जो हैं इस पे कोई उनका फैसले आ सकते हैं और वो इसको कलअदम करार दे सकते हैं। एक तो ये डिसाइड हो गया। दूसरा मुझे ये बताइए कि इस पे जो ये बात की जा रही है रज़ा रब्बानी की जानिब से कि अगर जो है ये ऑर्डिनेंस जो है वो मनसूख हुआ तो इंतखाबात भी जो हैं वो कलअदम हो जाएंगे। इस पे ज़रा रोशनी डालिए कि ये किस तरह जो है ये होगा, क्योंकि डिफरेंट लीगल माइंड्स की डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इस पर। देखिए, फिलहाल मैं जो समझा हूँ वो तो ये समझा हूँ कि इन्होंने इलेक्शंस जो है, इंतखाबात, इनको पोस्टपोन किया। ये कह के कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आर्टिकल 226 जो है सेनेट के इंतखाबात से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया तो फिर आप इलेक्शंस जो है वो ये सीक्रेट बैलेट से नहीं होंगे, ये उन्होंने वहां लिखा है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट अगर 3 महीने लगाती है, 2 महीने लगाती है, मार्च या उसके बाद, तो ये तो इलेक्शंस डिले हो जाएंगे। और अगर ज्यादा डिले हुए, 3-4 माह गुजर गए, तो ऑर्डिनेंस तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। ऑर्डिनेंस तो 4 माह के लिए होता है, फिर तो उसको पार्लियामेंट के सामने ले करना। अगर पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट उसको कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस, मैंने जैसे आपको कहा कि जब बहस होगी तो ये ऑर्डिनेंस है ही मंतकी एतबार से बिल्कुल गलत चीज की गई है, इर्रेलेवेंट और गलत की गई है और खिलाफ आइन की गई है। क्योंकि अगर 226 में कोई तब्दीली आपने लानी है तो आप सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन के जरिए तो नहीं ला सकते ना, क्योंकि वहां पे तो कहीं नहीं लिखा हुआ 226 में। एक सेकंड, हरगिज ये नहीं लिखा हुआ कि सेनेट के इलेक्शंस को ये अप्लाई नहीं करता। तो सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन में आप कैसे ये लिख सकते हैं कि सेनेट के इलेक्शंस को ये अप्लाई नहीं करता? यानी ये कमाल इन्होंने किया। अच्छा, जहाँ आप बात कर रहे हैं इलेक्शंस को डिले करने की, क्या ये भी एक इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग नहीं है कि इलेक्शंस जो हैं वो डिले नहीं हो सकते? क्या इलेक्शन डिले किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखें इसको? बिल्कुल नहीं डिले किया जा सकता। और ये मैं समझता हूँ अगर डिले होता है तो ये इलेक्शन कमीशन की वीकनेस है और फिर ये हमारी अदलिया की भी वीकनेस होगी। ये तो बहुत, यानी सब लोग जो है, ये बहुत क्वेश्चनेबल हो जाएगी चीज कि आखिर ये सब ने मिलकर इसको डिले क्यों किया। अच्छा, फाइनली ये कहा जा रहा है, अगेन डिफरेंट इस पे जो है वो पर्सपेक्टिव्स हैं, अगर रेजोल्यूशन आ जाती है किसी भी हाउस से, सेनेट से या नेशनल असेंबली से अगेंस्ट इट, तो फिर भी इसको जो है वो इसको जो है वो रोका जा सकता है अगेंस्ट इट, अगर रेजोल्यूशन आ जाती है। इस पे भी जरा अगर रोशनी डाल दें। रेजोल्यूशन किस चीज के अगेंस्ट आ जाती है? जो इस वक्त ऑर्डिनेंस आया है। और नहीं, देखें, ऑर्डिनेंस जो है, मैंने आपको बताया है कि उन्होंने ऑर्डिनेंस एक ऐसी चीज की है जो ऑर्डिनेंस से हो ही नहीं सकती, सिंपल एज दैट, और उसको मशरूत कर दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, जो कि मंतकी एतबार से गलत है। तो लिहाजा वो रेजोल्यूशन जो है वो भी बेमानी है सारी चीज। और फाइनली इरफान साहब, इसमें साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो ड्यूल नेशनल्स के हवाले से बात हो रही है कि अगर आप इलेक्शन जीत जाएं तो फिर आप अपना जो आपकी जो फॉरेन नेशनैलिटी है उसको आप जो है वो उसकी मनसूखी के लिए आप दरख्वास्त डालेंगे, और इसका इतलाक जो है 2017 से किया जा रहा है। क्या रेट्रोस्पेक्टिवली इतलाक हो सकता है इस तरह? देखें, अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। ये अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। पाकिस्तान का आइन इजाजत देता है ड्यूअल नेशनल्स को कि वो ड्यूअल नेशनैलिटी रख सकते हैं। सॉरी, पाकिस्तान का कानून इजाजत देता है कि वो हर शख्स जो है वो ड्यूअल नेशनैलिटी रख सकता है।
फिर आइन की तशरीह जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने कर दी थी कि पार्लियामेंटेरियंस जो है वो ड्यूअल नेशनल होंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, बहुत फार फेच्ड गलत रीजनिंग दी गई थी। मैं समझता हूँ वो रीजनिंग ही गलत है, वो फैसले ही गलत हैं, और वो भी पार्लियामेंट को चाहिए कि वो उस पर कानून साजी से उसको रद्द कर दें हमेशा के लिए। वो फैसला बिल्कुल गलत है, और इसीलिए वो चूंकि वो नई तरमीम लाना चाह रहे हैं जिसमें कि ड्यूअल नेशनल को कोशिश हो रही है कि वो उसके बारे में मामला क्लियर हो, क्योंकि आइन में इस तरह का चीज नहीं थी जो इन्होंने कर दी है। आइन लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव उसका इतलाक हो सकता है इरफान साहब? अच्छा, वो तो देखें, मैंने तो आपको पहले ही कह दिया कि ड्यूअल नेशनल्स पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन है ही नहीं, तो रिट्रोस्पेक्टिविटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर के ये फैसला सही भी होता, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला थोड़ी देर के लिए मान ले कि सही भी होता, तो फिर बिल्कुल रिट्रोस्पेक्टिव कानून बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है कानून। थैंक यू इरफान काद साहब, आपने इतना डिटेल अपना पर्सपेक्टिव दिया और बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लैरिफाई कर दी। मैं ज़रा एक छोटी सी अगर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं तो मेहमानों की तरफ जाऊंगी और गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली साहब की जानब चलती हूँ। अली साहब, ऑपोजिशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी मूव ठीक है लेकिन टाइमिंग इसका जो है वो गलत है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तो जो गवर्नमेंट की एलिगेशन है, जो गवर्नमेंट इस वक्त कह रही है कि जी असल में बात ये है कि तिजोरियों के मुंह जो है वो खुल चुके हैं और चाह रहे हैं कि किसी तरह लोगों को जो है ख़रीदा जा सके और अपनी जो डोमिनेंस है सेनेट पे वो बनाई जा सके। फिर वो बात सही लगती है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। देखें, ये जो फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान साहब के लिए जो ये NRO आया है, उसके ऊपर इरफान कादिर साहब जो एक एमिनेंट लीगल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बड़ी क्लियर ओपिनियन दे दी है कि ना सिर्फ ये गैर इखलाकी है पर इसके साथ साथ गैर कानूनी भी है। अच्छा, अब इस पर्सपेक्टिव के अंदर मैं अपनी बात का आगाज करना चाहता हूँ और मेरे ख्याल से हमारी पार्टी की ये मेंटेन्ड पोजीशन रही है कि जो सेनेट इलेक्शंस होते हैं वो आइन के तहत होते हैं, वो किसी एक्ट के तहत नहीं होते। तो ये बुनियादी नुक्ता है जो आपको जहन में रखने की जरूरत है। और आपको साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो हुकूमत है माशाल्लाह इतनी काबिल है कि जब इनको नोटिफिकेशन भी जारी करना होता है तो वो 3-3, 4-4 दफा इनको अटेम्प्ट करते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके एक्सेप्टेबल होता है। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। अब जो आपने बात की, आपने मैरिट्स ऑफ द मैटर के ऊपर बात की है डॉक्टर साहबा, मैं उससे पहले आपसे इजाजत लेते हुए जो प्रोसीजर फॉलो किया गया है उसके ऊपर 1 मिनट बात कर लूं। और वो शायद शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर बात की थी ना, तो खुद ही बता दिया था कि हम जानते हैं हमारे पास नंबर्स नहीं है, हम तो अपोजिशन की ब्लफ को कॉल करना चाहते थे। तो ये इतने नेक नियत थे। अब बात इस तरह से है कि ये जो अमेंडमेंट ये लेके आए थे, आप जानती हैं ये अक्टूबर से कमेटी के अंदर पड़ी हुई थी, पर जब डिस्कशन के लिए टेक अप हुई तो डॉक्टर साहिबा यू वुड बी अमेज्ड कि 12 मिनट के अंदर ये अमेंडमेंट को बुलडोज किया गया स्टैंडिंग कमेटी जो आपकी लॉ एंड जस्टिस की थी उसके अंदर। और इसको जरा कंपेयर करें, जब 18वीं तरमीम हुई थी उसके अंदर 2-2.5 साल कंसल्टेशन चलती रही थी और हर पार्टी को रीच आउट किया गया था और उसके बाद असेंबली के अंदर लेके आया गया था। इन्होंने जो कमेटी में किया वही चीज को जब इन्होंने नेशनल असेंबली में करने की कोशिश की तो आपने वहां पे मंजर देख लिया जो आपकी कैमरे की स्क्रीन के ऊपर आए कि नवीद कमर साहब जैसा सीनियर आदमी जो एक सेन माइंड रखता है, उसने जब एहतजाज किया तो इन्होंने कराची से जो अपने MNAs हैं उनको उनके ऊपर अनलीश कर दिया। उसके बाद जब उनको पीछे किया गया तो वहां पे वो गलीस गालियां देते रहे। उसके बाद अली जैदी साहब जाके उन 3-4 लोगों को जिनमें अताउल्लाह खान साहब थे, आलमगीर खान साहब थे, थपकियां देते रहे और शाबाशी देते रहे। तो ये इनकी नीयत थी। इसके बाद दूसरी बात मुझे ये बताएं, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए थे तो ये समझते थे ना कि एक्ट को चेंज करने से ये मामला आगे नहीं चल सकता, तो ये ऑर्डिनेंस किस तरह लेके आ गए? ऑर्डिनेंस से आप आइन को तो तब्दील नहीं कर सकते। तो दिस ऑर्डिनेंस has also been drafted contemptuously, ये मेरा ख्याल है। और सुप्रीम कोर्ट को बड़ा स्ट्रिक्टली इसके ऊपर नोटिस लेते हुए हुकूमत को अपनी ये सजा देनी चाहिए कि उनको एक कटेरे में खड़ा करना चाहिए। अब तो ये इनकी नीयत तो हमने क्लियरली एस्टेब्लिश कर ली, इनकी बदनीति भी क्लियरली एस्टेब्लिश कर ली।
अब जहां तक मेरिट्स का मामला है डॉक्टर साहब, देखिए मैं आपको अपनी जाती ओपिनियन भी दे दूंगा अगर आप कहेंगी, और मैं अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दूंगा। मेरी पार्टी बिल्कुल स्टैंड कमिटेड फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, और ये मरियम साहिबा ने जब कश्मीर के अंदर जलसा किया था तो उन्होंने आपको दोबारा प्लेज भी किया। पर मेरी जाती ओपिनियन ये है, और मैं आपको उसको मैं आप सामने पेश भी कर देता हूँ, और मैं पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद भी हूँ। पार्टी भी फैसला लेगी, आई विल गो विद द वोट एंड आई विल वोट अकॉर्डिंगली। पर मेरी ओपिनियन ये है कि इसके अंदर जब ये अमेंडमेंट करेंगे तो आइन जब ये ड्राफ्ट हुआ था, उसके ड्राफ्ट जिन लोगों ने किया था उन्होंने जान के ये डिस्क्रेशन मेंबर्स के पास छोड़ी थी, बिकॉज जब आप इसको ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कर देंगे ये सारी की सारी ताकत पार्टी हेड के पास चली जाएगी, और जब पार्टी हेड के पास ये पावर चली जाएगी तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मेरी कोलीग जो आपके पास आलिया साहिबा बैठी है ना, इनके हाथ किस बुरी तरह बंद जाएंगे, क्योंकि अगर सुबह सपोज करें कि जी उमर चीमा साहब जो इनके एक फाउंडिंग मेंबर है वो सेनेट का अगर इलेक्शन वहां पे लड़ने के लिए आते हैं, और इमरान खान साहब के आशीर्वाद के साथ सामने बाबर अवान साहब जो हर स्कीम के अंदर नेकनामी कमा चुके हुए हैं वो इमरान खान साहब के आशीर्वाद के सामने लेके वहां पे आते हैं, तो मुझे बताएं मेरी जो ऑनरेबल कुलीग आपके पास क्या उमर चीमा को दे सकेंगी? बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है वोट उसी तरह होगा। अली साहब कथा कलामी की माफी, वोट मेरा ख्याल है चाहे इलेक्ट्रल विजडम एंड दानिश को इस तरह से इन हेस्ट खत्म मत करें। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स लेकिन बड़ी माजरत के साथ मेरा ख्याल है कि चाहे जो आपने प्रैक्टिस किया या जिसको आप एडवोकेट कर रहे हैं या जो ये करने जा रहे हैं, दोनों आई थिंक इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। आपके टाइम पे भी जब निहाल हाशमी साहब को आप लेके आए थे पंजाब से तो लोग पूछते थे निहाल हाशमी है कौन, हमें तो पता ही नहीं है। उस वक्त भी वोट करना पड़ा, उस वक्त भी जो है वो अपनी पार्टी की लाइन फॉलो करनी पड़ी, विच वाज आल्सो क्वाइट अनजस्ट। मैं आपको बता देता हूँ जी, देखिए बात इस तरह से है कि आपने अब्यूज चेक करनी है ना इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर। इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करें, एफबीआर को कहें कि ये रिश्वत के पैसे क्यों उसको दिए जाएंगे, क्या उसने खर्चने नहीं है, वो जाके उन गंदे अंडों को एक्सपोज करे। चलिए देखते सर, ये होता नहीं है ना। चेयरमैन सेनेट के लिए इन्होंने किन लोगों को पैसे दिए थे? सर आज तक आप लोगों ने आज तक क्या आप लोगों ने देखा कि कहाँ जो है वो कौन से एमएनएज बिकते हैं, क्या होता है? आपके जहाँ पे जो पार्टी लाइन नहीं फॉलो करता, गवर्नर सरवर साहब का अगर आप देख लें, क्या आपने ये तयन किया कि वो लोग कौन थे? नहीं होता ना सर इस तरह। आपको डॉक्टर साहिबा यहाँ पे वादा करके जा रहा हूँ, आलिया को कहें इनके जो वजीर आजम साहब हैं जो मदीना की रियासत बनाना चाहते थे, हमें बताएं हमारे किन सेनेटर्स ने सर ये आपने खुद देखना है हमारी पार्टी के खिलाफ वोट दिए। हम सर आपने खुद देखना है, तयन आपने करना है। संजरानी साहब के इलेक्शन में क्या हुआ वही देख लें, वो आपने देखना है ना। चले मैं तो नहीं खड़ा कर सकते सर, उन्होंने तो निकाले ना अपने लोग, उन्होंने तो तयन किया, उन्होंने लोग निकाले। मैं जरा आलिया हमजा साहिबा की तरफ चले जाऊं, उन्होंने अंदाजे पे निकाले तो मैं खरीदार जब बने तो बात सही थी। मैं जरा आलिया हमजा साहिबा की तरफ भी चलती हूँ। आलिया हमजा साहिबा, चले ऑपोजिशन की कॉन्ट्रडिक्शंस अपनी जगह जो है नजर आ रही हैं, आपका समझ नहीं आ रहा कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आप पहले इसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है वो भेजते हैं, आईनी तरमीम का फिर आप लेके जाते हैं, फिर ऑर्डिनेंस की तरह आ जाते हैं, और ऑर्डिनेंस भी तब लाते हैं जिस वक्त प्रेसिडेंट प्रोरोग कर देते हैं दोनों हाउसेस को, सेशंस को जो है वो प्रोरोग कर देते हैं। इतनी क्या आप लोगों को जल्दी है और ये क्या कंफ्यूजन है जब आइन उस तरह तरमीम हो ही नहीं सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे ऑनरेबल कुलीग आपके साथ बैठे हैं, और जब ये हमें ये कहते हैं कि हम पार्टी हेड के डिसीजन के बाउंड हैं, इतने कॉम्पिटेंट है माशाल्लाह, सब चीज़ों को समझते हैं, इकोनॉमी को समझते हैं, अक्सर हमें भी चीज़ों पे गाइड करते हैं। मरियम बीबी के पीछे क्यों हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं? आइडियली तो इन जैसे कॉम्पिटेंट लोगों को PMLN की क़यादत संभालनी चाहिए। फिर आज इन्होंने बात की आइन में तरमीम का क्या आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी इनके पास थी 2013 से 2018 में। किसने इनको रोक के रखा था कि यह आइन में तरमीम ना करते? हमारे पास तो 2/3 मेजॉरिटी है ही नहीं। मसला एक सादा सा है, इन आदत है छांगा मांगा की सियासत करने की। दूसरी पार्टी को आदत है, जिस तरह से मरी में उन्होंने यरमगाल बनाकर रखा था पार्लियामेंटेरियंस को एक दफा दोबारा, या जिस तरह बिलोचिस्तान में हुकूमत गिराई गई थी, या KPK के MPAs के उस पर 2 सेनेटर्स बनाए गए थे, MQM की सीटें लेकर अपने सेनेटर्स बनाए गए थे और बिलोचिस्तान से सेनेटर्स बनाए गए थे। देखें
जो इस वक्त फिगर्स बता रहे हैं, अगर पार्टी पोजीशन के लिहाज से हमें सेनेटर्स बनाने का मौका मिल जाएगा, किसी किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग यानी लोगों को घोड़ों की तरह नहीं उनकी खरीदो फरोख्त होगी, मतलब मैंने हॉर्स ट्रेडिंग के आसान अल्फाज में वजाहत कर दी है, तो इस वक्त तहरीके इंसाफ सेनेट की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी। इसी का फेयर इनको है जो आपको उस दिन ऐवान में भी नजर आया। बड़ी खूबसूरती से अली ने जिस तरह से सारी चीजों को पोर्ट्रे किया, उसका एक रुख मैं भी आपको दिखाती हूँ। उसका एक रुख ये है कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की, ऐवान की किताब को, उसकी जिस तरह से ऐवान के ये जो आइन की किताब जिसको कहते हैं, वो ऐवान के अंदर जिस तरह से उसको डेस्क बजाने के लिए इस्तेमाल किया गया, उसके पुर्जे पुर्जे करके उस ऐवान में बिखेरे गए, जिस तरह से वहां मछली मंडी लगाई गई, सीटियां बजाकर उस ऐवान के तकद्दुस को पामाल किया गया। ये कहते हैं कि इनको मौका नहीं मिला। अगर इनको मौका नहीं मिला तो डिसेंटिंग नोट्स किस तरह से आ गए थे। अगर इनको मौका नहीं मिला, सबने तमाशा देखा कि किस तरह से बैक बेंचर्स हमारे एमएनएस को आगे लगाया गया, किस तरह से क्वेश्चन। लेकिन आलिया साहिबा, सबने ये भी देखा कि कासिम सूरी साहब ने किस तरह जो है वो माइक दे दिया, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा वजीर, वो भी सबने देखा ना, तो वो प्रॉब्लम तो वहां से जो है वो शुरू हुई। मेरी एक छोटी सी एक गुजारिश सुने। होता क्या है यहाँ पर? होता ये है कि हम अपनी बात शुरू करते हैं और ये कोरम पॉइंट आउट करके चले जाते हैं, या अपनी 2-2 घंटे की तकरीरें करते हैं और उसके बाद जब हम इनको जवाब देने लगते हैं तो ये कोरम पॉइंट आउट करके चले जाते हैं। मतलब मुझे ये बात समझ में नहीं आती, हुकूमत क्या कर सकती थी? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपनी हर जो ऑप्शन है उसको एग्जॉस्ट किया। देखें, इस वक्त तो हम सिर्फ इतना स्टैंडिंग कमेटी ऑफ लॉ एंड जस्टिस में 12 मिनट की जो डिबेट है, 12 मिनट का डिस्कोर्स, वो इमरान खान साहब ने सारी अपनी ड्यू डिलिजेंस की। वेरी स्ट्रेंज। ये तो सेनेट के इलेक्शन में वैसे ही हिस्सा नहीं लेना चाहते थे और अब इनको इसका जवाब नहीं दे रही। कमेटी पर भी एतराज है। ये तो लेना 12 मिनट की डिबेट सेनेट में। देखिए मेरी एक बात, आप उनको कॉल आउट करें उनकी ब्लफ पे। मैं सिर्फ ये इतनी देर पे होती है सिर्फ। मेरी एक छोटी सी डॉक्टर ने डिसेंटिंग नोट दे दिया, ये भी डिसेंटिंग नोट दे देते। वहां पर वो राजा परवेज अशरफ को हम खड़ा करते हैं, हम कहते हैं तरमीम पे बात करें। इनकी तरफ से तो कोई तरमीम पे बात करने आता ही नहीं है। वो तो सारा का सारा ये प्रोटेस्ट करके वहां खड़े हो जाते हैं। राजा साहब को हम बुलाते हैं, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब है, वो वहां आकर ये कहते हैं जी मैं तो राजा रेंटल हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, और वो आकर तरमीम पे बात नहीं करते। इनको मौका मिला, इनको फ्लोर मिला, लेकिन इन्होंने नहीं, वो असल में चले को ये देखना है कि ये सिर्फ मंडी लगाना चाहते हैं। ये फेयरफुल है पाकिस्तान मंडी। माजरत के साथ, वैसे बड़ी माजरत के साथ, मंडी आप भी अपने तरीके से लगा रहे हैं, जो डेवलपमेंट फंड्स दे रहे हैं वो मंडी अपनी तरीके से लग रही है। ये भी लगाएंगे, ये भी लगाएंगे, पिसेंगे अवाम। वो लोगों के नाम तो बता दें कि किन्होंने सेनेट के चेयरमैन को वोट दिया था, हमने उनके ऊपर एक्शन लेना है ये मंडी लगाने वालों को। ना जी, आप तो ले, क्या आप लोगों को एमएनए या एमपी पता ही नहीं होता? मेरा ये ख्याल है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कैसी बातें बताएं किन लोगों ने लिया था आपके सेनेट के चेयरमैन के कैंडिडेट को वोट दिया था, मुझे नहीं मालूम। अली भाई, ना आप इसका तयन करना चाहते हैं ना वो बताना चाहते हैं। मेरा ख्याल है इसी तरह चलेगा। जरा मुझे जरा शैला साहिबा की तरफ जाने दीजिए। साहिबा मुझे बताएं, मैं अपनी पार्टी को प्लीड करूंगा, मुझे नाम तो बताएं। इमरान खान साहब ने किनको सियासी रिश्वत दी, आप देख लेना। उस अशाइये में कौन गया हुआ था? ये तो मीडिया भी दिखा रहा था अली भाई। उस अशाइये में कौन गया था जिसमें फिर बाद में उनकी कॉल अप भी नोटिस भेजे गए थे? इनकी हिस्ट्री बहुत लंबी है, इनकी हिस्ट्री बहुत लंबी है। इन्हें कहें ठीक है, हमारे तो इलेक्शन से पहले भी वोट पूरे थे, इलेक्शन के बाद भी थे। वो तो जब सेनेट हॉल के अंदर गए हैं तो नंबर घटे। मैं जरा शैला साहब, चले मैं जरा हम एक्शन लेंगे। इमरान मैं जरा शैला साहब ट्रांसपेरेंसी, मैं जरा शैला साहिबा को भी, मैं शैला साहिबा की तरफ जरा जाती हूँ, इजाजत दे दोनों। शैला साहिबा, जो पिछला सेगमेंट था उसमें इरफान कादिर साहब बहुत जो है वो वजाहत से कह के गए कि ये जी कोर्ट्स में तो जाना ही नहीं चाहिए। जिस तरह अभी हाई कोर्ट की बात हो रही है, अपोजिशन कह रही है, इलेक्शन कमीशन की बात कर रही है कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार होना चाहिए, वो इसको जो है उस पर स्टैंड ले। क्या कोई इरादा है आपका इलेक्शन कमीशन की तरफ जाने का, या वो आप समझते हैं कि एक फ्यूटाइल ऑप्शन है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा बिकॉज वो उस तरह बाइख्तियार नहीं है? मारिया, ये फैसला हाई लेवल पे होगा और यकीनन जाएंगे। मैं जिस जगह बैठी हूँ वहाँ से मैं ये नहीं बता सकती, लेकिन मुझे जो बात समझ आती है सीधी वो ये है कि जो चीज़
कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है, आप उस पर एक्ट बना के कैसे ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। दूसरी बात जो है मैं ये करना चाहती हूँ, और ये मैंने पहले भी बताया कि इनको बड़े याद हैं बलूचिस्तान की सीटें और सबकी, ये चौधरी सरवर कैसे बन गए थे, आपके तो लोग नहीं थे वहाँ पे। मैं ये इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपको ये समझ आना चाहिए कि मैं बात कर लूँ, आप ज़रा अपनी पार्टी पर नज़र डालें। तर्जुमान सारे ATM मिनिस्टर्स सारे वो जो आपकी पार्टी के 22 साल की जद्दोजहद में आपके साथ नहीं थे, हमारी तरफ नज़र डालें। सारे आपको जो सेनेटर्स हैं, कृष्णा कोहली, अलमास परवीन, सईद गनी, करीम ख्वाजा, सस्सी पलेजू, इनमें से अनवर लालडीन, इनमें से कौन, इन्होंने करोड़ रुपए देखे भी नहीं होंगे, इनमें से बहुत सारों ने। तो हमारे आपने अपने लोगों की जिन्होंने कुरान शरीफ उठाया था, आपने बात नहीं सुनी, क्योंकि आपके ख्याल में बिकने वाला गलत है। लेकिन आपके ख्याल में ख़रीदार क्या होता है? ख़रीदार जिन्होंने संजरानी साहब के इलेक्शन में अपने आप को जब तक खड़ा रखा, हमारे साथ रहे, लेकिन जब उनको हिडन वोटिंग में जाना था तो वो जिंदा ज़मीर हो गए। ख़रीदार का तो पता है ना हमें, तो बिकने वालों से क्या मसला, खरीदार के ऊपर बात करें ना। खरीदार जो है, मैं फिर तो आप इंडोर्स कर रही हैं इनका स्टांस, ये तो रिश्वत ही है ना, बिकने वाले का हो ही ना वाला कुछ, दोनों दोस्त इसका सद्देबाब किया जाए, खरीदार को बात करें ना, वो भी आपकी बात ठीक है, लेकिन आप तो इंडोर्स कर रही हैं। सद्देबाब का मैंने आपको पहले ही तरीका बताया, इसको मैं नहीं, मुझे इसको रिपीट नहीं करना कि 18वीं तरमीम इनके सामने किस तरह हुई। आइन में तरमीम का 2/3 मेजॉरिटी से ताल्लुक नहीं है। आइन की तरमीम जो है, या कोई आप जब कोई लॉ पास करते हैं तो वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है, लेकिन जब आप एक तरमीम करते हैं तो उसके बाद जब उसे आप रिपील करते हैं तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो ये तरमीम बहुत सी 62-63 इसलिए ख़त्म नहीं हुआ कि सारी पार्टीज़ में से कुछ पार्टीज़ राज़ी नहीं थी। अगर आप कोई तरमीम करना चाहते हैं तो वो सबसे अच्छी बात ये होती है, वो कॉम्प्रिहेंसिव जब कहलाती है, जब सबका कंसेंट इसमें, वरना वो मुतनाज़ा रहता है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आली साहिबा की तरफ जाऊंगी। आली साहिबा, चलें आपकी बात अगर मान भी ली जाए कि ऑपोजिशन जो है वो वोट खरीदना चाहती है, ऑपोजिशन हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहती है, छंगा मांगा की सियासत वगैरह वगैरह, फिर ये बताइए डेवलपमेंट फंड 50 करोड़ के आप क्यों दे रहे हैं में से? मुझे सिर्फ एक इतनी सी बात बताएं, इससे पहले ये जो इतनी सारी चीजें हैं, हमने तो शो ऑफ हैंड का जब बात की थी, ये तो खुद इनके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से आप ले आए। वो आपकी बात ठीक है, डेवलपमेंट फंड में क्यों दे रहे हैं आप? बिलावल साहब की स्टेटमेंट देख लें, लेकिन मेरी एक बात सुने, 100 अरब का डेवलपमेंट फंड, जो डेवलपमेंट फंड होता है, जो पॉकेट में जाता है, वो शाहिद खान अब्बासी आखिरी महीने में आपने क्यों दिया? हम किसी MNA, देखिए मेरी बात सुनिए, हम किसी MNA और MPA की जेब में कुछ नहीं दे रहे, ये सारा कुछ अवाम की फलाह बहबूद के लिए, सड़कें बनने के लिए, गलियां पक्की होने के लिए, उनके खंभे। नहीं तो MNA MPA को जाएगा। अब देखिए, आप कहते थे लोकल गवर्नमेंट करेगी, लोकल गवर्नमेंट तो है नहीं, अब ये MNA MPA को दे रहे हैं या अवाम को जाके वैसे पैसे देंगे, वो खुद सड़कें बनाएंगे? ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहे हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही इसकी जिम्मेदार होगी, उसके जो भी इलाके के काम होंगे उस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए। नहीं, कौन सी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन? लोकल गवर्नमेंट तो है नहीं यहाँ पे, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कौन? जरा वजाहत कर दीजिए, वजाहत कर दीजिए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज द ब्यूरोक्रेसी, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर्स वहां के। फिर आप ये कहेंगे कल को कि ब्यूरोक्रेसी ने जो है वो पैसे खा लिए, फिर ये इल्जाम लगेगा। खान की तरह 100 अरब की हमने शाहिद खान अब्बासी साहब की तरह 100 अरब की रिश्वत नहीं दी थी, हमने मरी में अच्छा फिर आप फिर अच्छा आलिया साहिबा, फिर जरा जाके ये कोर्ट को बताइए, क्योंकि कोर्ट भी इस वक्त, कोर्ट को भी ये बात जो आप बात कर रही हैं
हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहे हैं, ये बात कोर्ट को भी नहीं मालूम, आप MNAs MPs को दे रहे हैं, कोर्ट भी इसी पे आपसे सवाल कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट काजी साहब आपसे यही सवाल कर रहे हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कि ये प्रूफ ले आए, हमने किसी MNA MPA के बैंक अकाउंट में कुछ डाला हो, इनके पास सब कुछ है, प्रूफ ले आए। ये कोर्ट में ये भी चले जाए, हम भी चले जाते हैं, हम कोर्ट में तो खुद केस आया हुआ है ना, कोर्ट में तो खुद केस आया हुआ है, तो फिर आप ये प्रूफ करेंगे जाके कि आप कमिश्नर्स को दे रहे हैं, या आप सारी प्रूफ करेंगे कोर्ट में जाके? It will be discussed in the वहाँ कोर्ट में जाके इस पे डिस्कशन हो जाएगी। अभी तो यहाँ पर बात यह है कि बात हो रही है कौन जमीर की मंडी लगा रहा है, कौन पैसों की दोनों साइडों से लग रही है, गलत कौन खड़ा है, सही किस तरफ है। अवाम ने देख लिया है कि ये एक सिस्टम ऐसा बनाया गया था कि सिर्फ उनका इस्तेहसाल किया जाता, सिस्टम ऐसा बनाया गया था कि इवन वहां पर जो अपर हाउस के नुमाइंदे हैं वो भी खरीदो फरोख्त के बाद वहां पर आ रहे हैं। तो अवाम ने ये देख लिया है कि सिर्फ एक इंसान है जो हक को सच के साथ खड़े, जो अपने 20 MPs को भी निकालने की जरूरत करते हैं, और एक तरफ ये सारे चोर लुटेरे इकट्ठे होकर शोर मचा रहे हैं, एक तरफ चले दूसरी तरफ आपका पॉइंट आपका पॉइंट आ गया जी। अली साहब, आपके पास अगर प्रूफ है तो फिर आप चले जाएं, वो कह रही हैं जी आप कोर्ट में चले जाएं, हालांकि ये केस जो है वो कोर्ट में लगा हुआ है। डॉक्टर साहिबा आपने बड़ी ज़्यादती की है। पहले ही आपने इतने मुश्किल में आलिया को डाल दिया, इनको ऑलरेडी, इनको और इमरान वो गजाला सैफ़ी साहिबा को इमरान खान साहब से डांट तो पड़ चुकी हुई है। जब रिजर्व MNA रिजर्व सीटों पे आई हुई MNA खवातीन ने भी पैसे मांगने की कोशिश की और इमरान खान साहब ने इनको डांटा। आलिया मुझे बात तो करने दें। अच्छा, मैं इनको ना एक और बात का जवाब देना भूल गया था। इन्होंने जो इक़्तिदार की बात की थी हमारी और हमारी पार्टी की, और अपनी टांगा पार्टी के साथ कंपेयर करने की कोशिश की थी, और इन्होंने कहा था कि मरियम साहिबा के पीछे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। देखें, हमारी जो इक़्तिदार है ना उसमें ये इस्टेब्लिश्ड है कि जो सीटें होती हैं वो पार्टी की अमानत होती हैं। जिस दिन पार्टी कहेगी कि ये सीटें सरेंडर कर दें, हम उस दिन उनको इस्तीफा लिख के बिल्कुल वहां पे प्रोवाइड कर देंगे, और ऑलरेडी दिया हुआ भी है। और जहां तक बात के हम हाथ जोड़ के खड़े होते हैं उनके आगे, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हम वोट मरियम साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के नाम पे लेके आते हैं, उनसे अपनी ओपिनियन के ऊपर लड़ते भी हैं, अपनी भरपूर बात भी करते हैं, पर जिस तरह के हर पार्टी में होना चाहिए डिसिप्लिन, जब एक दफा फैसला हो जाता है तो उस डिसिप्लिन के हम पाबंद होते हैं। तो हमें माशाल्लाह ये अपनी टांगा पार्टी जिसके अंदर डांट पड़ती है, और जब मेल मेंबर्स के दरमियान और खवातीन MNA के बीच में तफरीक की जाती है, जहां पे सियासी रिश्वत कहा जाता है ऑपोजिशन के अंदर होते हुए डेवलपमेंट फंड्स को, और जब हुकूमत के अंदर आ जाए तो उसके बाद उसको डेवलपमेंट फंड कहा जाता है। ये हम इस किस्म की जो हिपोक्रेसी है ना, इस किस्म का दोहरा मेयार जो इनकी मदीना की रियासत के अंदर नजर आया है, और इनको गली गली सड़क के ऊपर जब ये जाते हैं तो लोग अंडे मार के बताते हैं इनकी कारकर्दगी, ये इनकी अक्कासी करता है कि जो ये सिस्टम लेके आए हैं। तो अल्लाह ताला इनको होश के नाखून दे, इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाए कि इन्होंने पिछले 2-2.5 साल के अंदर एक आम आदमी की जिंदगी कितनी मुश्किल कर दी है। अपने ATM को नवाजने की बहुत शुक्रिया। मुझे प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है। अनफॉर्चुनेटली डिबेट भी आपने सुनी, जो इल्ज़ामात दोनों साइडों से आ रहे हैं, और ये अली साहब जो बात कर रहे हैं कि दो जो ख़वातीन थी उनको खान साहब ने ये छपा भी, और बात भी इस पर बहुत हुई कि 2 ख़वातीन को जो है वो ये कहा गया कि जी आप किस बात पे फंड्स मांग रहे हैं, आपका कौन सा हल्का है, आप किसको जाकर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बाकायदा बात कैबिनेट में भी होती रही, और जो ये बात की जा रही है कि जी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होगी, तो कोर्ट में केस लगा हुआ है। लेट्स सी कि PTI क्या कर रही है। ऑन द फ्लिप साइड ऑपोजिशन को देखें तो ऑपोजिशन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में चीज़ साइन तो ज़रूर कर चुकी है, लेकिन अब उसकी कभी कोई तवज्जो देते हैं, कभी कोई तवज्जो देते हैं। तो दोनों साइडें इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। दोनों साइडें चाहती हैं कि बस हमारा पलड़ा जो है वो भारी रहे। अवाम का क्या हो रहा है इस मुल्क में, मॉरल्स का क्या हो रहा है, मोरालिटी की सियासत जो होती है वो कहीं नज़र नहीं आती। वील हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।